चलिए संगीत के बारे में बात करते हैं। आप कितनी बार संगीत सुनते मुझे हैं? लगता है कि मैं ज़्यादातर संगीत तब सुनता हूँ जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ और अपना पसंदीदा संगीत सुनता हूँ तो इससे मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे आमतौर पर अफ्रो म्यूज़िक बहुत पसंद है, हिप हॉप और अफ्रो और R&B। इसलिए मुझे गाड़ी चलाते समय या कभी कभी जब मैं व्यायाम कर रहा होता हूँ, जिम में होता हूँ, कुछ ऐसा करते हुए संगीत सुनना पसंद है। में इसके स्कूलों से एक महत्वपूर्ण विषय है। मेरे देश के स्कूलों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं मैं भारत से हूँ, तो भारत में संगीत और नृत्य और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम आमतौर पर संगीत और नृत्य ही है। इसलिए हर स्कूल में वे शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं या कोई ऐसा विषय होता है जिसमें आमतौर पर संगीत के बारे में कुछ होता है। तो मैं सोचता हूँ कि यह महत्वपूर्ण है। क्या आप कभी लाइव कॉन्सर्ट्स में जाते हैं? ओह, मैंने 3 कॉन्सर्ट्स देखे हैं और ये तीनों ही मेरे पसंदीदा कलाकारों के थे। ये वास्तव में मेरी विश लिस्ट में था और मैंने इसे सच कर दिखाया और ये मेरे सबसे अच्छे अनुभवों में से एक था। एंड लाइव कॉन्सर्ट में ये आपकी कल्पना से काफ़ी अलग होता है। आपको अपनी ऊर्जा बनाए रखनी होती है और ये ऐसा होता है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये हो रहा है। अब चलो पत्रिकाओं और अखबारों के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पत्रिकाएं पढ़ना पसंद है या निश्चित अखबार? रूप से पत्रिकाएं, ज़्यादातर फैशन या इंटीरियर डिज़ाइन जैसे विषयों पर। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि मुझे दुनिया भर से रचनात्मकता देखना अच्छा लगता है। मैं देखना पसंद करता हूँ कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या नया है और क्या ट्रेंडिंग है। और मुझे सीखना पसंद है, मुझे चीज़ों का ज्ञान होना पसंद है, जैसे इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब आप चित्र देखते हैं तो आपको नहीं पता होता कि उसे क्या कहते हैं। लेकिन जब आप मैगज़ीन पढ़ते हैं या जब आपको जानकारी मिलती है तो आप जान पाते हैं कि इस कपड़े को इसे कहते हैं या इस सजावट को उसे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी जानकारी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम एक पत्रिका से उतना ही सीख सकते हो जितना एक किताब से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैगजीन किताब में जो होता है उसका एक छोटा संस्करण होती है। तो मैं निश्चित रूप से किताबों को मैगजीन से ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या आपको लगता है कि आप भविष्य में पेपर आधारित पत्रिकाएं पढ़ना जारी रखेंगे? मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत पुराना सोच वाला हूँ कि मुझे अपने हाथ में एक फिजिकल किताब चाहिए और मुझे लगता है कि इस तरह मेरे मस्तिष्क में सेरोटोनिन उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। डिजिटल बहुत अलग है। मुझे लगता है कि मुझे एक पत्रिका या किताब शारीरिक रूप से पढ़ना पसंद है। अब हम आउटडोर गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। क्या आपको बाहर रहना पसंद है? मुझे बाहर रहना बहुत पसंद है। मैं आमतौर पर अपना समय किसी गतिविधि की योजना बनाने या बस अपने दोस्तों के साथ बाहर रहने में बिताता हूँ। भले ही मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे बाहर रहना ज़रूरी है। मैं बहुत घर पर रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं ज़्यादा समय घर पर नहीं रह सकता, मुझे हमेशा चलते रहना पड़ता है। कौन से बाहरी खेल खेलना पसंद करते हैं? मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना और फुटबॉल खेलना या कुछ गतिविधि करना पसंद है, जैसे तैरना या समुद्र तट पर जाना। ये ऐसी चीज़ है जिसका मैं वास्तव में आनंद लेता हूँ। आईटीज में कौन सी बाहरी गतिविधियां सबसे लोकप्रिय हैं? ये निश्चित रूप से भारत का खेल है। हर कोई क्रिकेट को पसंद करता है। जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं, घर के बाहर आप हमेशा कुछ बच्चों को खेलते हुए देखेंगे, या फिर बैडमिंटन भी असल में लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। मैं अपने पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री का वर्णन करना चाहूँगा। तो मेरा पसंदीदा अभिनेता बेनेडिक्ट कम्बरबैच है और मेरी पसंदीदा अभिनेत्री एंजेलिना जोली है और मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद हैं। उनकी फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं। वे अक्सर एक्शन फिल्मों में या रहस्यमय फिल्मों में काम करते हैं और ये मेरी पसंद के काफ़ी करीब है। जैसे मेरी निजी ज़िंदगी में मुझे रहस्यमय चीज़ें बहुत पसंद हैं। मैं हमेशा जासूसी थ्योरीज़ या रहस्यपूर्ण किताबों में दिलचस्पी लेता हूँ और इसी तरह की फ़िल्में हमेशा देखता हूँ और उनकी अभिनय क्षमता वाकई में बहुत अच्छी है। उनका अभिनय हमेशा शानदार होता है और मैं एंजेलिना जोली को उनके मानवीय कार्यों के लिए भी पसंद करती हूँ जो उन्होंने अपने जीवन भर किए हैं। वह चैरिटी के काम में बहुत सक्रिय रही हैं और यह सुनिश्चित करती रही हैं कि बहुत सारे बच्चों को खाना मिलता है उन देशों में जो दुर्भाग्यशाली हैं। और मुझे ये बात उनके बारे में बहुत पसंद है और उनके अंदर जो साहस है वह भी अच्छा लगता है। और जब वह खुद को प्रस्तुत करती हैं तो वह बहुत दिव्य स्त्री सी लगती हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि उनके अंदर एक ऐसा प्रकार की ऊर्जा है जहाँ महिलाएं सिर्फ उनको देखकर और समझकर खुद को शक्तिशाली महसूस कर सकती हैं। महिलाएं खुद के प्रति सशक्त महसूस कर सकती हैं केवल उन्हें देखकर, और कुछ हद तक मुझे समझ आता है कि वह कहाँ से आती हैं। वह वास्तव में एक मानसिक रूप से स्थिर जगह से नहीं आती हैं, लेकिन अब अपने जीवन के इस बिंदु पर वह एक बहुत ही मजबूत महिला हैं और उन्होंने सब कुछ खुद किया है। और बेनेडिक्ट कम्बरबैच, मैंने वास्तव में उनका टीवी शो देखा जिसका नाम शर्लॉक था और मैं एक पागल शर्लॉक फ़ैन हूँ।
मुझे रहस्य बहुत पसंद है, जैसा मैंने कहा, और जासूसी कहानियाँ और सब चीज़ें। और जब उन्होंने उस किरदार को निभाया तो मुझे पता चला कि वह कितने अद्भुत अभिनेता हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किताबों से शर्लॉक होम्स को देख रहा हूँ और स्क्रीन पर किसी अभिनेता को नहीं। और उन्होंने एक फ़िल्म भी की है जिसे मैं वास्तव में पसंद करता हूँ, इसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। वह मेरा पसंदीदा सुपर हीरो है अवेंजर्स से, और उन्होंने उस फिल्म में अद्भुत काम किया है। हम एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और अभिनेता के बारे में बात कर रहे थे जो आपको पसंद हैं, और हम फिल्मों और थिएटर के बारे में चर्चा जारी रखने जा रहे हैं। आपके देश में किस प्रकार की फिल्में सबसे लोकप्रिय हैं? ये होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करने के लिए मैं आपको एक मुफ्त कोर्स देना चाहता हूं जिसने हजारों छात्रों को उनके IELTS बोलने के कौशल में सुधार करने में मदद की है। स्कोर, ये आपको टेस्ट के हर हिस्से में ले जाएगा और आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए रणनीतियां देगा, और साथ ही आपको घर पर मुफ्त में अभ्यास करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति देगा। इसके लिए मुफ्त में साइन अप करने के लिए बस विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बहुत धन्यवाद, और चलिए वापस वीडियो पर चलते हैं। यह एक्शन और ड्रामा होगा, निश्चित रूप से कुछ ऐसा जो भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित हो। ये आमतौर पर काल्पनिक होता है, मैं ये कहूँगा, और साथ ही कॉमेडी भी। हाँ, भारत से जो फिल्में अभी आ रही हैं उनमें बहुत सारी कॉमेडी होती है। क्या आपको लगता है कि सिनेमा जाना उतना ही लोकप्रिय रहेगा? मुझे लगता है कि 50-50, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग घर पर फिल्में देखना पसंद करते हैं। पहले जितना रोमांचक नहीं रहा, और मुझे लगता है शायद हाँ, ये घर पर डिजिटल रूप से अधिक उपलब्ध होगा, और शायद हाँ। अब चलो नाटक के बारे में बात करते हैं। आपके देश में नाटक देखने की परंपरा आज कितनी मजबूत है? ज़्यादातर मेरा मानना है कि शहर के बाहर के क्षेत्रों में अब ये एक गतिविधि के रूप में है, जहाँ परिवार अपने बच्चों को लेकर जाते हैं सिर्फ अपने बच्चों को एक नाटक दिखाने और इस प्रकार के मनोरंजन से परिचित कराने के लिए। संस्कृति और गतिविधि, मुझे लगता है कि अब ये ज़्यादा उसी का हिस्सा है। भारत में थिएटर उतना प्रचलित नहीं है जितना कि सिनेमा और फिल्में हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा पीछे है। ये पहले की तरह उतना नहीं है। क्या आपको लगता है कि थिएटर को एक व्यवसाय की तरह चलाना चाहिए या एक सार्वजनिक सेवा के रूप में? मुझे लगता है दोनों। मुझे लगता है कि ये एक साथ चलता है ताकि लोग रोजगार भी पा सकें और ये एक सार्वजनिक सेवा भी हो सके एक ही समय में। मुझे लगता है कि लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही इसे एक बहाने के रूप में और एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बहाना और अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा मतलब है लोगों को रोज़गार देने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग अभिनय करना पसंद करते हैं लेकिन वे फिल्मों में ठीक से नहीं आ पाते, तो शायद वे थिएटर को अपना शौक बना सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ हाँ, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। कुछ देशों में सरकारें थिएटरों को जनता के लिए शो करने के लिए पैसे देती हैं। क्या आपको लगता है कि यह जनता के पैसे का सही उपयोग है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह जनता के लिए मुफ्त है या नहीं, क्योंकि अगर आप उस नाटक को देखने के लिए शुल्क ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसका कोई मतलब नहीं बनता। और मेरा मानना है कि इसे पहली जगह में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि इसे जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध होना चाहिए। मैं आपके प्रदर्शन के बारे में कुछ प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। तो आप लगभग 9 की उम्मीद कर रहे हैं और मैं 4 अंकन मानदंडों के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो उच्चारण, प्रवाह और सामंजस्य, व्याकरण और शब्दावली। तो चलिए आपके उच्चारण से शुरू करते हैं। वीडियो में यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद देने के लिए मैं आपको हमारे VIP कोर्स पर 10% की छूट देना चाहता हूँ। IELTS VIP कोर्स दुनिया में सबसे सफल IELTS कोर्स है। ये एक तथ्य है क्योंकि हमारे पास दुनिया में किसी भी अन्य IELTS कोर्स से अधिक 7, 8 और 9 सफलता की कहानियां हैं। हम ऐसा करके पूरे IELTS प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, आपको दुनिया के कुछ बेहतरीन IELTS शिक्षकों के साथ समर्थन करते हैं और हर कदम पर आपके साथ रहते हैं जब तक आपको आपकी ज़रूरत का स्कोर नहीं मिल जाता। आपको बस नीचे विवरण में देखना है, उस पर क्लिक करें और आप नामांकन कर सकते हैं। यदि आपके पास VIP कोर्स के बारे में कोई सवाल है तो आप हमेशा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का 100% उत्तर देते हैं। आशा है कि आप एक VIP बनेंगे। अगर नहीं तो इस मुफ्त वीडियो का बाकी हिस्सा आनंद लें।
उच्चारण आपके मजबूत बिंदुओं में से एक है। परीक्षक सोचेगा क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि यह व्यक्ति क्या कह रहा है, वे कितने स्पष्ट हैं। और फिर कुछ उच्च स्तरीय उच्चारण विशेषताएं, जैसे कि स्वर का उदाहरण लें। मैं आपके कहे हुए का 100% समझ सकता हूँ। आपके बोलने में हल्का सा लहजा है, लेकिन यह सुनने में बेहद स्पष्ट है। किसी के लिए भी जो देख रहा है और जिसकी भारतीय लहजा है, उन्हें यह जान लेना चाहिए। आपको इसके बारे में बुरा महसूस नहीं करना चाहिए या ऐसा कुछ। आपको अपने उच्चारण को हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि जितना स्पष्ट बोल सकें उतना अच्छा है। आप भी बहुत अच्छी तरह से अंतर्नाद का उपयोग करते हैं, तो हम अंतर्नाद का उपयोग अर्थ को प्रकट करने के लिए करते हैं। मतलब उदाहरण के लिए, जब आप यहाँ आए और मैंने कहा कृपया बैठें, तो मेरी आवाज की ध्वनि सीधी नीचे जा रही थी। क्या मैं खुश लग रहा हूँ या रूखा या गंभीर? हाँ, थोड़ा रूखा थोड़ा गंभीर। लेकिन अगर मैं कहता कृपया बैठें, मेरी आवाज ऊपर जा रही होती तो ये पूरी तरह से अलग लगता, लेकिन शब्द बिल्कुल वही होते। तो आप ऐसे इंटोनेशन का बहुत उपयोग करते हैं ये दिखाने के लिए कि आप किसी चीज को लेकर उत्साहित हैं, कि आप उसके बारे में खुश हैं, कि आप किसी चीज को लेकर सीरियस हैं, एक बहुत ही उच्च स्तर के तरीके से, जो सीखना बहुत ही मुश्किल है और आप इसे बहुत स्वाभाविक रूप से करते हैं। आप जुड़ी हुई बोली का भी उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे, तो अंग्रेजी सीखने वाला कोई कह सकता है क्या आप सिनेमा जाना चाहते हैं? लेकिन आपके जैसे उन्नत स्तर पर कोई व्यक्ति कहेगा कि नन्हे क्या आप जाना चाहते हैं? वेन टू गो एक शब्द की तरह लगता है, क्योंकि आप पूरी बातचीत को जोड़ रहे हैं। आप ऐसा बहुत स्वाभाविक रूप से करते हैं। आप वाक्य के तनाव का भी उपयोग करते हैं, जिसमें आप कुछ शब्दों पर जोर देते हैं। जैसे वो आपकी कॉफी है, तो आप उस शब्द पे जोर दे रहे हैं क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। इसे सिखाना बहुत कठिन है, इसे सीखने में बहुत समय लगता है, तो आप उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। परिणता यह है कि क्या आप बिना किसी अप्राकृतिक विराम के, बिना किसी झिझक के बोलने में सक्षम हैं? बिना अप्राकृतिक विरामों के, बिना अप्राकृतिक हिचकिचाहट के। और इसके दो कारण होते हैं कि लोग रुकते हैं और ऐसे करते हैं। ऐसी आवाजें जैसे कि या आह। एक कारण यह है कि वे एक भाषा सीख रहे हैं और सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे साधारण वर्तमान का उपयोग करना चाहिए या पूर्ण वर्तमान का, या पता नहीं कौन सा सही विशेषण उपयोग करना है। आप ऐसा नहीं करते। भाषा काफी उच्च स्तर की है। आप कभी कभी विचार करने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं और झिझकते हैं, विशेषकर जब भाग 3 में आपने विचारों को संजोया और आप थे जरा सोचने का समय लें और थोड़ा रुकें। लेकिन यह स्वाभाविक है और एक अच्छा परीक्षक इन दोनों चीजों के बीच का अंतर जानता है, इसीलिए वे आपको विचार के लिए रुकने या हल्का संकोच करने के लिए कम अंक नहीं देंगे। अब संगति अलग है। क्या आपने प्रश्न का उत्तर दिया और क्या आपने अपने उत्तर को थोड़ा विकसित किया और अधिक? आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि आप कितना अक्सर संगीत सुनते हैं, और आपने मुझे बताया कि आप संगीत कब सुनते हैं, तो वह थोड़ा अलग है। अब परीक्षक आपके सभी उत्तरों के आधार पर उनका इससे मुझे स्कोर तय होगा। ऐसा नहीं है कि उसने एक सवाल का थोड़ा सा जवाब सही नहीं दिया तो उसे कम स्कोर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। और जिस तरह से आपने उस प्रश्न का उत्तर दिया ये कहकर कि मैं गाड़ी में संगीत सुनता हूँ, और मैंने सुना था कि आपने कहा था जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो आप प्रश्न का अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर दे रहे हैं, अपरोक्ष रूप से। रमिंदर सेन से इसे कितनी बार सुनते हैं? आपको हर प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। आप इसे कितनी बार करते हैं? हर दिन? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज आपके लिए यह समस्या है, लेकिन कल्पना कीजिए कि आप परीक्षा देने जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी एक परीक्षा है, कनाडाई वीजा आवेदन, और मैं सोच रहा था कि अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं, आप जानते हैं, अपने परिवार से नहीं मिल पाऊंगा, या आप जानते हैं जो कुछ भी मैं करना चाहता हूं वह नहीं कर पाऊंगा। आप पर बहुत दबाव होता है, इसलिए अक्सर जब लोग दबाव में या तनाव में होते हैं वे गलती कर देते हैं। बस ये सुनिश्चित करें कि आप हर सवाल का जवाब ठीक उसी तरह दें जैसा वे चाहते हैं। यही बात भाग 2 के क्यू कार्ड के लिए भी लागू होती है। इसमें कहा गया था अपने पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री का वर्णन करें, और आपने दोनों का वर्णन किया। तो तकनीकी रूप से कोई परीक्षक बेहद चुस्त होगा यदि उन्होंने इसके लिए आपके अंक काटे, लेकिन फिर भी मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं बस बहुत सतर्क हूं, क्योंकि परीक्षा के दिन अगर आप जाकर टेस्ट दें, आप उस विषय से संबंधित कुछ और बात कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से उत्तर नहीं दे सकते।
मुझे लगता है कि आप ठीक रहेंगे, लेकिन हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। बिल्कुल। आखिर में विशेष रूप से अंतिम प्रश्न भाग 3 में परीक्षक यह सोच रहा होता है कि क्या यह व्यक्ति वास्तव में अपने उत्तरों को विकसित कर सकता है, क्या वे विषयों पर विस्तार से बोल सकते हैं। आखिरी प्रश्न का उत्तर भाग 3 में थोड़ा छिपा हुआ था, लेकिन वह काफी प्रभावशाली था। मैं आपको बताऊंगा क्यों। अगर आपको भाग 3 में एक वास्तव में बहुत कठिन प्रश्न मिलता है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि परीक्षक सोचता है कि आप अच्छे हैं। अगर परीक्षक सोचता है कि आप अच्छे नहीं हैं तो वे आपको आसान सवाल देंगे। अगर परीक्षक सोचता है कि आप वाकई में अच्छे हैं तो वे आपको और कठिन सवाल देंगे ताकि आपका परीक्षण किया जा सके। और यही मैं अंत में करने की कोशिश कर रहा था। एक बहुत अच्छे बैंड 8 बैंड 9 के छात्र, यदि उन्हें कोई ऐसा प्रश्न मिलता है जिसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसके बारे में वे पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है, तो भी वे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपका उत्तर देने का प्रयास, भले ही वह थोड़ा छोटा ही क्यों ना हो, संकेत मिलता है कि आप बहुत उच्च स्तर पर हैं। एकमात्र क्षेत्र जिसके बारे में मैं वास्तव में चिंतित हूं वह है संगति। लेकिन कुल मिलाकर यह बहुत अच्छा है। मैं नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप व्याकरण परीक्षक ये सोच रहा होगा, क्या इस व्यक्ति को व्याकरण की पर्याप्त समझ है, व्याकरण संरचनाओं के बारे में जो वे किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। जैसे क्या वे तुलना करने के लिए तुलनात्मक शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, क्या वे अपने पसंदीदा चीजों के बारे में बात करने और सर्वश्रेष्ठ चीजों के बारे में बात करने के लिए श्रेष्ठताओं का उपयोग कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं तुम पर फेंकता हूं तुम उसे संभाल सकते हो। और फिर वे यह भी सोचेंगे कि आप कितनी व्याकरणिक गलतियां कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने बस 1 या 2 छोटी गलतियां सुनी हैं, शायद एक प्रीपोजिशन या आर्टिकल की गलती, लेकिन ये एक मूल अंग्रेजी वक्ता से तुलनीय है। अगर आप 15-20 मिनट तक मूल अंग्रेजी वक्ताओं को सुने तो वे छोटी छोटी प्रीपोजिशन की गलतियां या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलतियां करेंगे, तो ये स्वाभाविक है। तो आगे बढ़ो, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारा शब्द भंडार भी शानदार है। उदाहरण के लिए तुम बहुत विषय विशिष्ट शब्द और मुहावरेदार भाषा का उपयोग करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। केवल बहुत उच्च स्तर के विद्यार्थी ऐसा करते हैं। तो तुम्हारी अंतिम बैंड स्कोर सबसे ऊंची होगी, जो है बैंड 9। नहीं, ये संभव नहीं। बहुत धन्यवाद। हाँ, ये अद्भुत है। लेकिन अगर परीक्षा के दिन तुम्हें कोई स्कोर नहीं मिलता है, तुमने भाग 1 में सवालों का जवाब नहीं दिया, तुमने सच में भाग 2 में सवाल का जवाब नहीं दिया, और तुमने भाग 3 में अपने जवाबों को पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया, यह तुम्हारी रेटिंग को थोड़ा कम कर सकता है। ज्यादा नहीं, लेकिन सावधान रहना। ठीक है, 1% से कम लोग बैंड 9 प्राप्त करते हैं। हाँ, तो बस बढ़िया काम किया, धन्यवाद।